मुंबई की एक ऊंची बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर बारिश की हल्की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं। कमरे में दिया अकेली बैठी थी। लैपटॉप उसके सामने खुला था और उसके चारों ओर बिखरी थीं काली काली यादें। सबसे गहरी और ताजा याद थी उसकी बहन ईशा की मृत्यु की। ईशा की मौत एक हफ्ता पहले हुई थी। पुलिस ने कहा आत्महत्या। पड़ोसियों ने कहा उस बिल्डिंग में पहले भी अजीब अजीब बातें हुई हैं। लेकिन दिया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। ईशा डरपोक नहीं थी। हाँ, वह अकेली थी, लेकिन इतना भी नहीं कि बिना कारण जान दे। एक कप कॉफी उठाकर जैसे ही दिया ने पहला घूंट लिया, उसका मोबाइल कंपन करने लगा। व्हाट्सएप मैसेज, ईशा दी। दिया का दिल जोर से धड़क उठा। एक पल के लिए लगा किसी ने मजाक किया है। उसने झट से फोन उठाया। मैसेज में सिर्फ एक फोटो थी, एक दीवार जिस पर खून के छींटे थे, और नीचे लिखा था, मैं अब भी यही हूं, मत छोड़ना मुझे। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। ये कैसे हो सकता है? ईशा मर चुकी है। वह मैसेज बार बार पढ़ती रही, फोटो को झूम करके देखती रही। दीवार कुछ जानी पहचानी सी लगी। फिर उसने खुद को संभाला। एक पत्रकार होने के नाते उसका दिमाग हमेशा सवालों की तरफ भागता था। किसने भेजा ये मैसेज? उसने नंबर चेक किया। वही ईशा का पुराना नंबर था। क्या ये किसी ने हैक किया है, या सिम को फिर से एक्टिव कर लिया गया? लेकिन ईशा का फोन तो पुलिस के पास है, और उसका अंतिम संस्कार भी हुआ था। अपनी आंखों से देखा था दिया ने। धीरे धीरे वह डर को पीछे छोड़कर जिज्ञासा की ओर बढ़ने लगी। उसी शाम उसने फैसला किया, वह ईशा की मौत की तह तक जाएगी। रात 2 बजे दिया की नींद खुली। खिड़की अपने आप खुल चुकी थी और कमरे में हल्की सरसराहट थी। वह उठी और जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन देखी, एक और व्हाट्सएप मैसेज था, उस कमरे में मत जाना जहां दरवाजा बंद होता है। फिर एक और मैसेज आया, वे दीवारें बोलती हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। अब की बार हदिया डर से कांप गई। उसने मां को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। फिर उसने अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल की तस्वीर गूगल की। ईशा का फ्लैट वहीं था। अचानक उसे याद आया, ईशा ने कभी बताया था कि फ्लैट के एक कोने में एक छोटा सा बंद कमरा है, जिसे खोलने की कभी कोशिश नहीं की गई। क्या वही कमरा है जिसका जिक्र मैसेज में हुआ? अगली सुबह दिया अपने ऑफिस नहीं गई। वह सीधे ईशा के फ्लैट पहुंची। मकान मालिक को कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे अंदर जाना है। कुछ बहस के बाद मकान मालिक ने चाबी दे दी। दरवाजा खुलते ही एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा ईशा छोड़ गई थी। दीवारों पर ईशा की बनाई पेंटिंग्स, अधखुला फ्रिज और पास की मेज पर खुली डायरी। लेकिन उसकी नजर गई कोने की ओर। वहां सच में एक दरवाजा था, जो लोहे की चेन से बंद था। दिया ने उस चेन को छूते ही एक आवाज सुनी, जैसे कोई धीमे से फुसफुसा रहा हो, मत खोलो। पर वह रुकी नहीं। पत्रकार का जुनून और बहन के लिए प्यार, दोनों उसकी हिम्मत बन चुके थे। डायरी के पन्ने पलटते हुए डायरी में ईशा की लिखाई थी, पर आखिरी कुछ पन्ने अजीब थे, जैसे किसी और ने लिखे हों। वो हर रात मेरे मोबाइल से मुझे देखती है। जब मैं व्हाट्सएप खोलती हूं तो उसकी परछाई स्क्रीन पर दिखती है। मैंने उस कमरे की दीवार पर खून से लिखा नाम देखा था, अनया। अनया, ये कौन है? दिया को समझ में आ गया, ये कहानी सिर्फ ईशा की नहीं थी। ये किसी और की अधूरी कहानी थी, जो अब उसके जरिए पूरी होनी थी। दिया ने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा। 21 मार्च। उसने मुझे फिर से देखा। इस बार उसने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई इंसानी चीज नहीं थी, जैसे खून से बनी हो। सांसें जैसे दिया के गले में अटक गईं। उसने पास पड़े मोबाइल की स्क्रीन ऑन की। कुछ नहीं। फिर डायरी को छाती से लगाकर वह कोने में बंधे लोहे के दरवाजे के पास गई। दीवार के पास खड़े होते ही मोबाइल ने अपने आप वाइब्रेट किया। व्हाट्सएप मैसेज, ईशा दी। उसने डरते हुए देखा, तू तो आ ही गई, अब सुनना पड़ेगा। मैसेज के साथ एक वॉइस नोट था। वह कांपती उंगलियों से प्ले बटन दबाती है। एक धीमी फुसफुसाती आवाज, दीवार के पीछे मेरी हड्डियां हैं। वह झटके से पीछे हटती है, लेकिन दिल और दिमाग में अब डर नहीं, सिर्फ सवाल थे। कौन थी ये?
क्या ईशा सच में किसी आत्मा के संपर्क में थी? दिया ने बेताबी से उस बंद कमरे की चेन खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग खाई हुई थी। तभी उसे याद आया, ईशा की डायरी में शायद किसी सिक्योरिटी भैया का जिक्र था जो उस फ्लैट का पास्ट जानता था। अगले दिन बिल्डिंग की चौकी। भैया, आप कब से यहां हैं? चौकीदार, उम्र लगभग 60 के आसपास, आंखों में थकान, लेकिन आवाज में सावधानी। 15 साल से। क्यों पूछ रही हैं बिटिया? ईशा दीदी की मौत, वो फ्लैट, वहां कुछ अजीब था क्या? भैया ने गहरी सांस ली। उस कमरे की बात ना पूछो बिटिया। एक जमाने में वहां एक लड़की थी, अनया नाम। बहुत सुंदर, बहुत शांत, अकेली रहती थी, किसी से बात नहीं करती। लेकिन एक रात, क्या हुआ उस रात? हम सब ने चीख सुनी। खिड़की से कूद गई थी वो। लोग बोले डिप्रेशन था, पर कुछ लोग कहते हैं वह कमरे की दीवारों से बात करती थी। और फिर फ्लैट सील हो गया था कुछ साल। फिर रेनोवेशन के बाद किराए पे देने लगे। लेकिन जितने भी लोग वहां रहे, एक एक करके सब डर के मारे चले गए। और अब आपकी बहन। दिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। क्या अन्या का कुछ मिला था, जैसे डायरी, तस्वीर? भैया ने सिर हिलाया। कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद एक वॉचमैन अचानक लापता हो गया था। उसका फोन भी कभी मिला नहीं। उसी रात दिया ने अपने लैपटॉप पर एक पुरानी वेबसाइट खोली, मुंबई लॉस्ट केस फाइल्स। उसने खोजा, अनाया सुसाइड, अपार्टमेंट 4B। कुछ नहीं मिला। तभी उसके व्हाट्सएप पर एक नया मैसेज आया, ईशा के नंबर से। तेरा स्क्रीन मेरी आंख बन चुका है, अनया अब देख रही है। दिया ने तुरंत कैमरा ऐप खोला, लेकिन स्क्रीन में सिर्फ उसकी परछाई थी। वह बिस्तर पर बैठ गई, और तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप फ्लिकर करने लगी। फिर वीडियो कॉल। ईशा दी उसे कॉल आ रहा था। वह कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर कांपते हाथों से कॉल उठाया। स्क्रीन काली थी। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, आधा जल चुका, आंखें गड्ढों में धसी हुई, होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट। और फिर दिया। स्क्रीन पर एक तेज चीख के साथ कॉल कट गया। दिया की चीख गले में ही रुक गई। लेकिन अब डर से ज्यादा उसके अंदर कुछ और था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई अधूरी बात पूरी करवाना चाहता हो। अगले दिन दिया ने बिल्डिंग के पुराने प्लान्स निकलवाए। एक स्थानीय पत्रकार दोस्त से मदद ली। उन्होंने पाया, उस फ्लैट के कोने में जो कमरा था, वह पहले एक छोटा पूजा घर हुआ करता था। बाद में उसे ईंट से बंद कर दिया गया था। अनया, पूजा घर? दिया बड़बड़ाई। क्या उसने वहां कुछ देखा था? अब उसे यकीन हो गया था, आत्मा सिर्फ छाया नहीं, टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदा थी। फोन, चैट, वीडियो कॉल, सब माध्यम बन चुके थे। रात को फिर एक मैसेज आया, दीवारें फिर बोलेंगी, अगर तू तैयार है तो खोल वो दरवाजा। दिया ने फावड़ा, टॉर्च और मोबाइल लेकर उस फ्लैट का रुख किया। अब वह अकेली नहीं थी। वह खोज रही थी एक आत्मा की अधूरी कहानी। कमरे में घुप अंधेरा था। दिया ने टॉर्च जलाई और उस लोहे के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, जिसे चेन से बांधा गया था। हाथ में फावड़ा था। जेब में एक पुराना कीफोब और मोबाइल की टॉर्च जगमगा रही थी। उसने धीरे से चेन हटाई। चेन झंखाई हुई थी, लेकिन दिया ने पूरी ताकत से खींचकर खोल दी। जैसे ही चेन जमीन पर गिरी, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। दरवाजा अब भी बंद था। दिया ने उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और अंदर से सड़न की दुर्गंध बाहर आई। कमरा छोटा था, लगभग 6 गुणा 6 फीट। एक दीवार पर आधा उखड़ा हुआ रंग था, एक कोने में मिट्टी के ढेर जैसी कोई चीज, और बीच में टूटी फूटी लकड़ी की अलमारी। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब टॉर्च की रोशनी उस दीवार पर पड़ी जहां हल्के हल्के शब्द उभर आए थे, अनया। खून से लिखा गया नाम अब भी दीवार पर था, जैसे समय ने उसे छूने की हिम्मत न की हो। दिया ने अलमारी खोली। अंदर एक पुराना फोन पड़ा था, नोकिया का बेसिक मॉडल। ये किसका है? फोन में अब भी बैटरी थी, किसी चमत्कार की तरह। उसने ऑन किया। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, एक युवती, लंबे बाल, साड़ी में, बिना मुस्कुराहट के। नीचे लिखा था, अनया, 2004। तो ये उसका फोन है। दिया ने मोबाइल में गैलरी देखी, पर तस्वीरें सिर्फ एक ही थीं, बार बार वही एक तस्वीर। लेकिन एक अजीब बात थी,
हर अगली फोटो में अनया का चेहरा थोड़ा और करीब आता जा रहा था और उसकी आंखें और काली होती जा रही थीं। तभी मोबाइल की स्क्रीन काली हुई और एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। फोन न तो स्मार्टफोन था, न ही इंटरनेट से जुड़ा, लेकिन स्क्रीन पर दिखा व्हाट्सएप मैसेज, अनया, मेरी कहानी सुनो, वरना तुम अगली होगी। दिया कांपते हुए उस कमरे से बाहर निकली, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आने लगा। ईशा दी। उसने कॉल उठाया। इस बार स्क्रीन में अनया की तस्वीर थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी, और फिर उसमें जान आ गई। उसके होंठ हिले और आवाज आई, तुम जानती हो मैं क्यों मरी? क्योंकि मैंने देखा था उस कमरे में कुछ जो इंसान नहीं था, कुछ जो पूजा घर में नहीं, पिंजरे में होना चाहिए था। दिया ने घबराकर कॉल काटा, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर शब्द जलने लगे। अब तुमने भी देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकती। दोपहर दिया अपने पुराने मित्र समर से मिलने गई, जो एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था। समर, क्या आत्मा किसी फोन में बस सकती है? समर ने हंसते हुए जवाब दिया, तू हॉरर मूवी देख रही है क्या? नहीं, मैं कुछ झेल रही हूं। टेक्नोलॉजी के जरिए कोई आत्मा संवाद कर रही है, कॉल्स, मैसेज, वीडियो, बिना नेटवर्क के। समर अब गंभीर हो गया। उसने धीरे धीरे कहा, कुछ मामलों में देखा गया है कि किसी इंसान की मौत की आखिरी डिजिटल तरंगें फोन, वाईफाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी में बस जाती हैं। अगर वो भावना ज्यादा तीव्र हो, जैसे बदला, गुस्सा, डर, तो वो डेटा की तरह ट्रांसमिट हो सकती है। मतलब आत्मा फोन में फंसी हो सकती है। संभावना है, खासकर अगर वो मरने से पहले फोन के जरिए किसी से संवाद करने की कोशिश कर रही हो। दिया का दिमाग घूम गया। अनया, क्या वो मरते वक्त कुछ रिकॉर्ड कर रही थी? रात को ईशा के फ्लैट में फिर हलचल हुई। दिया ने उस पुराने फोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, उसमें छिपे ऑडियो फाइल्स को डिकोड किया। एक फाइल खुली, रिकॉर्ड 23210 4.mp3, और उसमें सिर्फ एक चीज सुनाई दी, वो दरवाजा मत खोलो, वो देवता नहीं है। फिर एक चीख और सन्नाटा। दिया को अब पूरा यकीन हो चला था, अनया ने कुछ देखा था उस पूजा घर में, जिसे बाद में दीवारों में बंद कर दिया गया। दिया ने तय कर लिया, उसे सब कुछ उजागर करना है। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें पूरी कहानी बताई, ईशा की मौत, अन्या की आत्मा, व्हाट्सएप चैट्स, पुराने फोन और टेक्नोलॉजी से जुड़े भूतिया संकेत। वह वीडियो उसने क्लाउड में सेव कर दिया। अगर उसे कुछ हुआ तो यह सच बाहर आएगा, लेकिन इससे पहले कि वह आराम कर पाती, मोबाइल स्क्रीन फिर जल उठी। इस बार मैसेज था, अब बारी तेरी है, कमरे में वापस आ, मैं इंतजार कर रही हूं। रात के 2 बज चुके थे। मुंबई की ऊंची बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर सब कुछ खामोश था, लेकिन दिया के भीतर एक तूफान चल रहा था। वह दोबारा उसी फ्लैट में दाखिल हुई, ईशा का फ्लैट, अब खामोश और ठंडा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और पुराने फोन को जेब में रखा। कमरे के कोने में खड़ा वो दरवाजा फिर उसके सामने था। अब चेन टूटी हुई थी और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। दिया ने सांस रोककर उसे पूरा खोला। कमरे में घुप अंधेरा था, मगर अब दीवारें पहले से अलग लग रही थीं, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ लिखा हो। टॉर्च की रोशनी जब दीवार पर गई तो दिया की धड़कन रुक गई। तुम भी मुझे छोड़ दोगी? नीचे खून से एक नाम लिखा था, ईशा। दिया को समझ आया, यह सब सिर्फ अनया की कहानी नहीं थी। ईशा, उसकी बहन भी इस आत्मा के जाल में फंस गई थी। तभी उस पुराने फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई, रिकॉर्डिंग चालू। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, ठंडी हवा बहने लगी और दिया का मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उसकी स्क्रीन पर एक लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल शुरू हो गई। स्क्रीन में फिर वही चेहरा था, अनया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें छलक रही थीं, जैसे कुछ कह रही हों। मैंने किसी को नहीं मारा। उन्होंने मुझे पूजा घर में बंद कर दिया। जब मैंने देखा कि पंडित असली नहीं है, वो कुछ और था, मुझे जलाया गया, जिंदा। अब दिया की सांसें अटकने लगी। तब ये आत्मा सिर्फ भटकती आत्मा नहीं, ये कोई राक्षसी शक्ति से टकरा गई आत्मा थी।
दिया ने फौरन दीवार के उस हिस्से की खुदाई शुरू की जहां मिट्टी और प्लास्टर उखड़ा हुआ था। कुछ ही मिनटों में उसे वहां से टूटी हड्डियां, राख और एक पुरानी चूड़ी मिली, अनया की अंतिम निशानी। जैसे ही उसने चूड़ी उठाई, कमरे की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। दिया की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में एक धीमी कांपती हुई आवाज गूंजी, अब मेरी बात सबको बताओ, नहीं तो। दिया का फोन अपने आप फेसबुक लाइव चला गया। स्क्रीन पर उसका चेहरा था। पीछे खड़ी एक परछाई दिखाई दे रही थी जिसकी आंखें लाल थीं। और फिर, सुनिए मेरी कहानी। नाम था अनया। मैं इंसान थी, मुझे राक्षस बना दिया गया। मेरी आत्मा अब डेटा में है, स्क्रीन में, कैमरे में। वीडियो लाइव खत्म हुआ, लेकिन कुछ सेकंड के भीतर ही वायरल हो गया। हजारों लोगों ने उसे देख लिया। दिया सांस सांस में थकी हुई थी, लेकिन अब उसके भीतर डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई का बोझ। सुबह पुलिस फ्लैट पर आई। उन्होंने दीवारों के पीछे से निकली हड्डियों की जांच की और सालों पुराना केस, अनया केस फाइल, दोबारा खोला गया। दिया ने सबूत दिए, वीडियो, फोन, डायरी, ऑडियो फाइल्स। ईशा की मौत को अब आत्महत्या नहीं, आत्मिक प्रभाव में हुई दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया। कुछ ऐसा जिसे कानून भी ठीक से परिभाषित नहीं कर सका। 3 हफ्ते बाद दिया अपने नए फ्लैट में थी, शांत, अकेली। मोबाइल पर एक नया व्हाट्सएप मैसेज आया, अननोन नंबर, धन्यवाद। उसने मुस्कुराकर स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन जैसे ही मोबाइल को टेबल पर रखा, कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर उभरे शब्द, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिया ने मोबाइल को देखा। कैमरा अब भी ऑन था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर अचानक एक धुंधली आकृति उभरी, मानो किसी दूसरे आयाम से झांक रही हो। आंखें लाल थीं, चेहरा पहचान से परे। वह अनया नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जा सकता था, जैसे कि वह डेटा की लहरों में घुली कोई राक्षसी सत्ता हो। और तभी कमरे की लाइटें बुझ गईं। मोबाइल की स्क्रीन पर जलता संदेश, अनया सिर्फ संदेशवाहक थी, मैं वो शक्ति हूं जिससे उसने टकराने की भूल की थी। दिया ने कांपते हुए फोन नीचे फेंक दिया, लेकिन स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। अब उसमें एक क्यूआर कोड चमक रहा था। और फिर आवाज आई, हर बार जब तुम स्क्रीन देखोगी, मैं तुम्हें देखूंगा। 3 दिन बाद, साइबर क्राइम लैब, मुंबई। दिया समर के साथ वहां पहुंची। उन्होंने वह पुराना फोन, वीडियो और अनोखी डिजिटल गतिविधियां वहां की टेक टीम को सौंपी। एक साइबर एक्सपर्ट ने कहा, मैम, ये सिर्फ रिकॉर्डेड डेटा नहीं है, इसमें कोई अज्ञात सेल्फ प्रोग्रामिंग पैटर्न है। ये खुद को कॉपी करता है, फैलता है, ट्रांसफर होता है किसी भी स्क्रीन या नेटवर्क के संपर्क में आते ही। मतलब कोई वायरस है, वायरस से ज्यादा, ये डिजिटल आत्मा है। और ये अब एक प्रोग्राम नहीं, एक सत्ता बन चुका है। दिया को समझ आ गया, अनया की आत्मा तो केवल एक माध्यम थी। असली खतरा उस कमरे में दबी हुई कोई प्राचीन शक्ति थी जो अब डेटा के जरिए फैल रही थी। उसी रात, दिया का सपना। वह एक पुराने मंदिर के अंदर खड़ी थी। सामने वहीं पर छाई खड़ी थी, जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। उसने कहा, तुमने मुझे दिखाया दुनिया को, लेकिन तुमने मुझे रोका नहीं। अब हर स्क्रीन पर मैं हूं, हर फेस आईडी में मेरी आंखें हैं, हर कैमरा मेरी खिड़की है। फिर दिया की आंख खुली। वह पसीने से तर थी और मोबाइल पर नोटिफिकेशन, तुम्हारे आसपास 43 स्क्रीन हैं, सब देख रही हैं। दिया और समर ने मिलकर एक योजना बनाई, इस आत्मा सत्ता को रोकने की। एक पुराना हैकिंग कोड, जिसे मिरर ट्रैप कहा जाता है, नेटवर्क से जुड़े सभी उपकरणों को एक साथ एक बंद लूप में ले जाता है, जहां से डेटा बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन रिस्क था, एक गलती और आत्मा पूरे देश के नेटवर्क में फैल सकती थी। उन्होंने तय किया, उसे उसी फ्लैट के उस कमरे में वापस ट्रैप करना होगा। वहां से यह सब शुरू हुआ था। फ्लैट 4 दिया ने अपने लैपटॉप को अनया के फोन से लिंक किया। कमरे में सारे डिजिटल उपकरण ऑन थे, कैमरे, स्क्रीन, वाईफाई, रिकॉर्डर्स। जैसे ही सब ऑन हुआ, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। मोबाइल की स्क्रीन पर वही चेहरा, अब विकराल, अब राक्षसी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, दिया। लेकिन दिया ने मिरर ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया।
अचानक स्क्रीनें एक-एक कर बंद होने लगीं। फिर एक तेज चीख गूंजी, जैसे हजारों डेटा सिग्नलों की दर्द से भरी आवाज। दीवारें चटकने लगीं, मोबाइल में से धुआं निकलने लगा और फिर सब शांत। दिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। 3 दिन बाद अस्पताल दिया की आंख खुली। पास में समर बैठा था। तू बच गई। क्या क्या वो बंद हो गया? हाँ, उस कमरे को पूरी तरह सील कर दिया गया है। नेटवर्क जैम कर दिया गया है। अब वहां कोई सिग्नल नहीं जाता। दिया ने आंखें बंद की और पहली बार चैन की सांस ली। कुछ महीने बाद एक कैफे। दिया कॉफी पी रही थी। मोबाइल स्क्रीन पर न्यूज साइट खुली थी। हेडलाइन: मुंबई की जानी मानी पत्रकार दिया सेन ने आत्मा के डिजिटल अस्तित्व का पर्दाफाश किया। लोग इसे अर्बन लेजेंड कह रहे हैं, लेकिन विशेष्य अब इसे डिजिटल हंटिंग मानने लगे हैं। तभी मोबाइल स्क्रीन फिर चमकी। अननोन नंबर से मैसेज: अब तो मुझे पूरी दुनिया की स्क्रीन मिल गई है। दिया मुस्कुराई, डर के साथ नहीं, तैयारी के साथ। उसने मोबाइल ऑफ किया और जेब से एक पुराना नोट निकाला। उस पर लिखा था: हर परछाई एक डर नहीं होती, कुछ परछाइयां चेतावनी होती हैं।